मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर एस के शर्मा और प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। और कल मैंने वो पढ़ाया था मौर्यन पीरियड और कुषाण पीरियड, और आज इसी के क्रम में कंटिन्यूएशन में जो आपके पीजी और यूजी दोनों सिलेबस में है वो है पुष्यमित्र शुंग या शुंगा डायनेस्टी बोलते हैं इसको, लेकिन डोमिनेंट किंग जो है इसका पुष्यमित्र शुंग है। इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। तो अब आप क्रोनोलॉजी समझिए कि पुष्यमित्र शुंग राजा कैसे बना। इसमें सामाजिक और धार्मिक कारण निहित हैं। पुष्यमित्र शुंग जैसे राजा बना उसका उल्लेख मैंने पिछले एपिसोड में किया था आपसे कि वृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट है, और वृहद्रथ जब सलामी ले रहा था परेड की, वो मंच पर चढ़ा हुआ था, तो वृहद्रथ को मार कर खुलेआम उसका मर्डर करके उसका छुरा घोंप के मार के पुष्यमित्र शुंग राजा बना। और वहां पर किसी भी सेनानी ने या सेना ने उसका विरोध नहीं किया और उसको अपना राजा एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या लगता है आपको, एक तरह से फिल्मी एपिसोड की तरह नहीं है ये घटना? और ये अगर है तो सच्चाई तो है। घटना इतिहास में पहला पब्लिक एसेसिनेशन ऑफ द किंग है, ये समझिए। पहला नरसंहार है जिसमें राजा की मौत की जाती है सरेआम, और उसको स्वीकार भी कर ले जाता है। तो ये पहला तख्त परिवर्तन है जिसको कहते हैं। तो अब ये स्वीकार क्यों किया गया, ये क्या है इसके पीछे कारण? ये कोई फिल्मी सीन की तरह कैसे हुआ? माय डियर स्टूडेंट, इसका सबसे बड़ा कारण है कि पुष्यमित्र शुंग जो है, मैंने बताया था कि बौद्ध प्लस ब्राह्मण एक कॉन्फ्लिक्ट चला रहा है कई सौ साल से। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही दोनों में 36 का आंकड़ा है, और सह और मात का खेल चल रहा है। कभी वो ऊपर हो जाते हैं, कभी ये नीचे, कभी वो ऊपर नीचे। तो मौर्य साम्राज्य पतन हुआ अशोक के बाद, तो ब्राह्मण जो है वो पूरी तरह सिस्टम में घुस गए धीरे धीरे। कि क्या कारण है कि एक बौद्ध राजा का जो है सेनापति ब्राह्मण है, इसका मतलब ब्राह्मण डोमिनेंट है, वो ब्राह्मण सेना में है। और वो मौका देख रहे हैं कि जैसे ही मौर्य साम्राज्य कमजोर हुआ और उसके प्रारब्धाधिकारी कमजोर हुए, ये एक बगावत है खुली, जैसे आज तख्ता पलट होते हैं देशों में। और इसे आम जनता का सहयोग है, इसे प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग है, इसे सेना का सहयोग है। सबसे बड़ी बात तो ये ब्राह्मणवाद की विजय है बौद्ध पर। और माय डियर स्टूडेंट, अराइवल ऑफ द पुष्यमित्र शुंग इन द इंडियन हिस्ट्री इज ए माइलस्टोन फॉर द रिवाइवल ऑफ द ब्राह्मण इन इंडिया अगेन। जो देश पूरा बौद्धमय हो गया था, देखिए वो देश फिर कैसे एक तरह से फिर ब्राह्मणमय होने वाला है। और अब जो है पलटी जो है वो ब्राह्मणों के पक्ष में ही लगती रहेगी। अब बौद्धों का जो है पटरी से सवारी गाड़ी उतर गई है, ये समझ लीजिए आप। अब बौद्धों का नहीं चढ़ेगा कैसे पहिया पटरी पे, वो कमजोर ही होते जाएंगे। गुप्त काल राजपूत काल तक बौद्ध बिल्कुल देखना खत्म हो जाएंगे। तो मैं पुष्यमित्र शुंग को एक बहुत पराक्रमी राजा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसार अजातशत्रु हैं, इसी क्रम में मानता हूं। वो महान सेनानी है और वो मल्टी टैलेंटेड आदमी है, और वो बहुत अनुभवी आदमी है। इसी कारण देखिए कि वो कितना सम्मान करता है अपनी एक तरह से सैन्य क्षमता का, कि राजा बनने के बाद में उसने महाराजाधिराज राजा ऐसी उपाधियां जो लंबी लंबी नहीं ली, उसने अपने आप को सेनानी की उपाधि ली, क्योंकि वो सेनानी कहलाना पसंद करता है। और इसका मतलब है कि ब्राह्मण भी समझ गए कि तलवार में ताकत जिसके पास है, शक्ति उसके पास ही रहेगी, और पुरोहितवाद से यज्ञ करके और कर्मकांडों से देश नहीं चलने वाला। तो पुष्यमित्र शुंग का राजा बनना एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था का उद्गार है। और इसी तरह से उसने क्या काम किया आप देखिए। जब नया राजा आता है या नया सिस्टम आता है, तो वो पूरा आप देखिए, पूरा जैसे राजनीतिक पार्टियां करती हैं, पूरा सत्ता परिवर्तन करेगा वो। उसके पास में एक विजन है कि क्या करना है, और वो विजन क्या है कि आते ही उसने जो सुल्तान एक तरह से सम्राट की जो पद प्रतिष्ठा कम हुई है बलबन की तरह से, उसको पुनर्स्थापित किया और थ्योरी ऑफ द किंगशिप लाया, राजत्व का सिद्धांत। एंड दैट थ्योरी ऑफ द किंगशिप वाज दैट द किंग हैज द डिवाइन पावर and he is the incarnation of the god on the earth, like the Indo-Bactrian and like the Kusans and like the Roman emperors। और वो उसने खुलेआम कहा कि पृथ्वी पर राजा जो है वो देवताओं का अवतार है। और वो उसने आते ही क्या काम किया इसके लिए,
दैवीय सिद्धांत लगा दिया और 2 अश्वमेध यज्ञ करता है। देखिए ऐसा नहीं है कि पुष्यमित्र शुंग से पहले के राजा ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किए या ये बहुत बड़ा था उनसे, नो। अश्वमेध यज्ञ करने का ही तात्पर्य यह है कि दुनिया को ये दिखा देना कि ब्राह्मणवादी ताकतें दोबारा अपने उसमें आ गई हैं, अस्तित्व में, सावधान हो जाएं। पड़ोसी राजा, और राजा बनते ही उसने 2-3 अटैक किए लगातार। एक तो विदर्भ पर किया तुरंत, और विदर्भ में अपने बेटे अग्निमित्र को भेजा जो कि एक बाउंड्री स्टेट है उस टाइम पे। बाउंड्री स्टेट तो नहीं, थोड़ी नीचे का स्टेट है जहाँ शकों का थोड़ा प्रभाव है। फिर वल्लभी पे क्या, गुजरात के पास, जो कि एक बॉर्डर स्टेट था उस टाइम पे, वहां पे भी शक है, उनको भी हराया और वो भी अग्निमित्र ने जीता। इसका बेटा अग्निमित्र उस टाइम पे युवराज है, जो बहुत ज्यादा एक तरह से मानते हैं कि पराक्रमी युवराज है। सारे युद्ध अग्निमित्र ने जीते देखिए इसके। और इसके बाद तीसरी घटना इसके काल की सबसे बड़ी है कि राजा बनते ही यवनों ने आक्रमण कर दिया, इंडो ग्रीक्स ने। और वो आक्रमण छोटा मोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। और जैसे ही वो आक्रमण हुआ तो इसके बेटे अग्निमित्र ने उनको, यवनों को भी हराया। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र में इसका उल्लेख है कि कैसे यवनों को हराया पुष्यमित्र ने। और मालविका अग्निमित्र एक बहुत ऐतिहासिक नाटक है जो पुष्यमित्र शुंग के राज्यकाल के बारे में जानकारी देता है। मालविका जो है मालव देश की राजकुमारी है और अग्निमित्र जो है पुष्यमित्र का बेटा है। दोनों के बीच परिणय प्रेम कहानी का चित्रण है मालविका अग्निमित्र में, ये देखिए आप। तो अब इसी के क्रम में पुष्यमित्र शुंग क्या कहता है, फिर वो उपाधियां ऐसी लेता है, एक ब्राह्मण या सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। इसका मतलब ये है कि वो ब्राह्मणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसके जैसा कोई दूसरा ब्राह्मण नहीं है। और एक तरह से उपाधियां ऐसी लेता है वो। और फिर वो क्या कहता है अपने आप को, वर्णाश्रम धर्म का रक्षक। He has restored the वर्णाश्रम धर्म in India again। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वर्णाश्रम धर्म है क्या? वर्णाश्रम धर्म कहते हैं वर्ण प्लस आश्रम व्यवस्था को जिसने पुनर्स्थापित कर दिया। अब पुष्यमित्र शुंग ने क्या काम किया कि वर्ण व्यवस्था, अब देखिए वर्ण व्यवस्था यवनों के आने के बाद या कुषाणों के आने के बाद डगमगा गई इस देश में। और वो डगमगानी है ही, क्योंकि जब भी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है जाति वर्ण व्यवस्था डगमगाती है। वो मुसलमानों के आने के बाद, अंग्रेजों के, सबके बाद डगमगाती है, क्योंकि समाज जो है संक्रमण काल में चला जाता है और समाज नहीं अंगड़ाई लेता है। तो वर्ण व्यवस्था का डगमगाना ब्राह्मणों के लिए खतरे की बात है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में तो बरात क्षत्रिय और आ गए, जो क्षत्रियों से कम नहीं समझते थे, जो बाहरी विदेशी शासक हैं। तो पुष्यमित्र शुंग ने कहा कि वर्ण व्यवस्था को दोबारा रीस्टेब्लिश किया जाएगा। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, और जो बीच में आ गए हैं मनुस्मृति में कहा गया उनको कह दो व्रत क्षत्रिय, यवन या मलेच्छ। तो अब ये वो सारे काम वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के करता है। मैंने ये भी कहा था कि बौद्ध धर्म के आने के बाद वर्नाकुलर लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज और छोटी छोटी लैंग्वेज आ गई, जैसे प्राकृत, पाली, अर्धमागधी, पैसाची, अपभ्रंश। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने राजकाज की भाषा संस्कृत बनाई जानबूझकर, जैसे एलिट की भाषा आज अंग्रेजी होती है। ऐसा नहीं है कि सबने संस्कृत बोलना शुरू कर दिया, नो, बोल तो सब अभी भी रीजनल लैंग्वेज रहे हैं। लेकिन पुष्यमित्र शुंग को क्योंकि वैदिक साहित्य, वैदिक ब्राह्मण धर्म, उपनिषद इनसे प्यार है, तो उसने कहा कि लेखन की और साहित्य की और राजकाज की भाषा जो है वो संस्कृत बनेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पुष्यमित्र शुंग जो है एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। वो बहुत जागरूक किस्म का आदमी है और वो लोक कल्याणकारी भी है। लेकिन अब पुष्यमित्र शुंग के काल में ये पुष्यमित्र शुंग को राजा बनते ही क्या काम किया कि बौद्ध धर्म पढ़िए, अगर दिव्यावदान पढ़िए या दूसरे ग्रंथ पढ़िए, तारानाथ का वर्णन पढ़िए, उसमें क्या काम किया गया है कि बौद्धों को ये गवारा नहीं गुजरा कि पुष्यमित्र शुंग राजा बने। तो सारा बौद्ध साहित्य जो है पुष्यमित्र शुंग के अगेंस्ट है। और ये स्वाभाविक भी है। पुष्यमित्र शुंग को 84,000 स्तूपों का ध्वंसक कहा गया है। और ये कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने यह घोषणा कर दी कि जो एक बौद्ध का सिर ला के देगा मुझे, उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी।
तो माय डियर स्टूडेंट, इट इज नॉट पॉसिबल। 84,000 स्तूपों को कोई तोड़ सकता है क्या? 84,000 स्तूप तो पूरे देश में नहीं थे। तो ये बौद्धों की एक फ्रस्ट्रेशन है। पुष्यमित्र शुंग नरसंहारक बिल्कुल नहीं है, वो बहुत सॉफ्ट है और वो बहुत विजनरी है। तो पुष्यमित्र शुंग ने कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन उल्टे क्या काम किया कि पुष्यमित्र शुंग के काल में तो बौद्ध स्तूप बने, कि जैसे भरूच का स्तूप उसके टाइम पे बना, उसने बनवाया, ग्रांट दी और वो उसके टाइम पे बना। और फिर सांची के स्तूप की जो वेदिकाएं हैं और तोरण द्वार हैं और एक तरह से उसका जो रेलिंग है वो पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे बनी। ऐसा कैसे हो सकता है? और खूब बौद्ध साहित्य भी लिखा जा रहा है पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे। अजंता लोरा की गुफाओं में भी काम हुआ है, सब बताते हैं कुछ लोग, अजंता की चोरी। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं और बौद्धों का फ्रस्ट्रेटेड होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि एक फिर ब्राह्मणवादी व्यवस्था वही आ गई, इसके खिलाफ वो कई सौ साल से लड़ रहे हैं। पुष्यमित्र शुंग का फिर कल्चरल अचीवमेंट आप बहुत है। देखिए, कल्चरल अचीवमेंट ये है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है एक तरह से ये मान लीजिए कि कोड ऑफ कंडक्ट को दोबारा लागू करवाया इस देश में। कोड ऑफ कंडक्ट माने होता है कि सामाजिक व्यवस्था जो डगमगा गई है उसे पुनर्लागू करा जाए, और उसके लिए मनुस्मृति ये बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे लिखी गई। देश का पहला कोड ऑफ कंडक्ट है समाज का कानून जो लिखे गए, जिसके अनुसार भारतीय शासन चलता रहा बाद तक भी, और मनुस्मृति कानून का, भारतीय संहिता का पहला ग्रंथ भी माना जाता है। और बहुत विद्वतापूर्ण तरीके से लिखा गया है, और सब जातियों का एक तरह से हायरार्की, समाज में हायरार्की को दोबारा स्टेब्लिश करने के लिए लिखा गया है, और जो अराजकता आ गई है उसे खत्म करने के लिए लिखा गया है। और अराजकता क्या आ गई है ये देखिए, ब्राह्मणों के लिए अराजकता यही है कि एक तो उसमें बाहरी तत्व आ गए हैं जिन्होंने सिस्टम को बिगाड़ दिया है। और बाहरी तत्व आने से क्या हुआ कि बाहरी तत्व आने से सिस्टम गड़बड़ा गया, और उसमें मलेच्छ आ गए और यवन आ गए, व्रात क्षत्रिय आ गए, और उनको जानबूझ के व्रात क्षत्रिय विदेशियों को कहा है मनुस्मृति में, क्योंकि क्षत्रियों से नीचे और वैश्यों से ऊपर और ब्राह्मणों से भी नीचे। व्रात्य माने होता गिरा हुआ क्षत्रिय। हालांकि उनका एसिमिलेशन बाद में भारतीय समाज में हो गया विदेशियों का, क्योंकि उन्होंने भारतीय नारियों से शादी कर ली, उनकी संतानें जो है वो भारत में ही बनी, और एक नया शब्द हो रहा गया सब वर्ण संकर, हाइब्रिड जिसको कहते हैं, कि अगर मलेच्छ यहाँ की औरतों से शादी करेगा, क्षत्रियों से शादी करेगा, या ब्राह्मण महिला से शादी करेगा मलेच्छ, तो उसके बेटे की या उसकी बेटी की जाति क्या होगी? उसको वर्णशंकर कहा गया। 60 वर्णशंकर जातियों का उल्लेख है देखिए मनुस्मृति में। इसका मतलब धड़ल्ले से विदेशी भारतीयों से विवाह कर रहे हैं और नई नई एक तरह से जातियां पैदा हो रही हैं, और इसको कोई नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में थी और वो मजबूत थे, और वो अपने आप को क्षत्रियों से कम नहीं आंकते थे। तो ऐसे बहुत सारे एक तरह से कह लीजिए कि एक मैं कहूँगा कि आपसे कि बहुत एग्जाम्पल हैं जो वर्ण संकरता को खत्म करने के लिए मनु कहता है। और दूसरा मनु का डर एक हो रहा है, एक तो विदेशियों से डर है, दूसरा मनु का डर हो रहा है। दूसरा जो मनु का डर है वो मनु का डर है कि शूद्र, अब देखिए शूद्र अनटचेबल्स नहीं है केवल, हम गलती से क्या करते हैं प्राचीन भारतीय समाज में अनटचेबल्स को शूद्र मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। अनटचेबल्स जो हैं, शूद्र जो हैं, वो लोग हैं जो छोटे काम करते हैं, वो मछुआरे हैं, वो केवट हैं, वो मल्ला हैं, वो पानी पिलाने वाले हैं, वो नाई हैं, वो धोबी हैं, तो इन सबको वो शूद्र कहता है। और वो ब्राह्मणों का एकमात्र उद्देश्य है कि शूद्रों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि अपने आप को सेफ रख सके। शूद्र होने का मतलब होता है विशेषाधिकार गवा देना। ब्राह्मण तो चाहेंगे सारा देश शूद्र बन जाए। तो मनुस्मृति का दर्द इसमें मनु का छलकता है कि शूद्रों ने जब कुषाण हो न सका है, और है भी जब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो नीची जातियों की दशा अच्छी हो जाती है, क्योंकि उनका भेदभाव खत्म हो जाता है। वो पैसे कमाते हैं, वो खेती करते हैं, वो काम धंधे करते हैं, वो कारीगर हैं, वो स्तूप बनाते हैं, चैत्य बनाते हैं। बौद्धों ने उनका सम्मान किया, वो विहार बनाते हैं, उनको नौकरी दी,
और वे बौद्ध में कन्वर्ट भी हो गए बहुत से लोग ऐसे। तो मनु के लिए ये बात अच्छी नहीं है। मनु कहता है कि नो, दिस सिस्टम शुड नॉट बी अप्लाई। और उन्होंने कहा कि शूद्रों को चेतावनी देता है मनु बार बार कि वो विद्रोह ना करें और कानून के दायरे में रहें, कानून का पालन करें। लेकिन ऐसा हुआ थोड़ी है, ऐसा होगा थोड़ी। वो मनुस्मृति एक किताब है, लेकिन कभी सच्ची बात है कि कभी अप्लाई नहीं हुई। कानून तो आज भी लिखे हुए हैं देश में, कितने अप्लाई कितने होते हैं। तो शूद्रों के प्रति जो मनु की फ्रस्ट्रेशन है, देखिए मनुस्मृति को आजकल बहुत विवादास्पद ग्रंथ बना दिया गया है, जबकि है नहीं। क्योंकि वो विवादास्पद तो तब हो ना जब उसको अप्लाई किया गया हो। शूद्रों की दशा तो सुधरती गई धीरे धीरे। वो शूद्र मजबूत हुए, शूद्रों पे अर्थव्यवस्था का आधार आ गया, खेती करी, पैसे कमाए, दैनिक मजदूरी करी, और वो समाज की मुख्य धारा में आए। उन्हें मनु भी नहीं रोक पाया, इसलिए तो वो शूद्रों को टाइट करता है। शूद्रों के प्रति जो अपशब्द कहे हैं वो उस पर भी मनुस्मृति में डाउट है कि वो बाद के जोड़े हुए हैं। वो एक तरह से वो मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि शूद्रों के प्रति मनु कटु है और शूद्रों को उनके दायरे में रखना चाहता है, ये सच्चाई है। खैर चलो, उसके बाद में पतंजलि ने महाभाष्य लिखा और मालविकाग्निमित्र लिखा, और एक दो मतलब बाद में 2-4 और अच्छे संस्कृत के स्कॉलर आए और संस्कृत भाषा का उत्थान हुआ। और ये जो ये जो इसका पुष्यमित्र शुंग का काल है, ये थोड़ा सा उसका भी काल है, क्या कहते हैं, भक्ति का, कि भक्ति आ गई ब्राह्मण धर्म में। ये बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि किसी भी समाज को, धर्म को ग्रोथ करने के लिए भक्ति का होना जरूरी। उसमें मूर्ति पूजा आ गई, जैसे बौद्धों में मूर्ति पूजा आई, अब धीरे धीरे ब्राह्मण भी उसकी नकल कर रहे हैं। इसलिए जो हेलियोडोरस है, जो यवन राजदूत है, उसने बेसनगर में जो विदिशा के नजदीक है, एक वासुदेव कृष्ण की याद में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। ये दिखाता है कि वैष्णव धर्म आ चुका है। कृष्ण को, एक नारायण को, विष्णु को आदि पुरुष माना जा चुका है। इसी तरह शिव को भी बाद में माना जाने लगा और इनकी मूर्तियां बनने लगी, पूजा होने लगी। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि भक्ति में भी ब्राह्मणवादी तत्व हैं और सामंती तत्व हैं। भक्ति का मतलब होता है सरेंडर टुवर्ड्स द गॉड, और बाद में सरेंडर टुवर्ड्स द किंग बन गया। नायक पूजा, अवतारवाद, कि जब जब धर्म की हानि होती है तो अवतार जन्म लेता है। वो बाद में आप पढ़ेंगे, ये लंबा उसका एक भक्ति का चैप्टर है। लेकिन इतना जरूर है कि मूर्ति, जैसे चैत्य स्तूप विहार बौद्ध ने बनाए, मूर्तियाँ हिंदू धर्म में भी आ गई, ब्राह्मण धर्म में भी आ गई। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। और नए नए देवता आ गए। अब प्राकृतिक देवता, जो वैदिक देवता थे, वो खत्म होने लगे। इंद्र वरुण, वो सब एक तरह से बैकग्राउंड में चले गए। नए देवता है विष्णु, ब्रह्मा, महेश, ये त्रिदेव पूजा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है। और बीए के लिए भी है, बीए के स्टूडेंट भी देख लें। और बीए में भी देखा है मैंने, सीसीएस यूनिवर्सिटी में है और एमए में भी है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बाद में अध्ययन हुआ है, पुष्यमित्र शुंग को भी थोड़ा मुख्य धारा से अलग रखा गया है। लेकिन आजकल तो इस पर बहुत सवाल आते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। धन्यवाद। कल मैं सातवाहन पीरियड पढ़ाऊँगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सीरीज के लिए मैं ऐसे ही बनाता रहूँगा आप लोग। और बाकी कमेंट जरूर लिख दीजिए। कोई जो छात्र चाहते हैं कि कोई एस्पेक्ट छूट गया है प्राचीन भारत में या हिस्टोरियोग्राफी में, जो मैं बना चुका हूँ सीरीज, तो वो उस पर कमेंट लिख दीजिए। मैं उन पर भी बनाता रहूँगा। आपके सजेशंस दे आर ऑलवेज वेलकम, क्योंकि मैं चाहता हूँ स्टूडेंट इतिहास जो है वो नैरेटिव फॉर्म में बड़ी सिंपल वे में पढ़ाया जाए। और मेरा उद्देश्य है कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करूं। अगर छूट जाता है किसी के, कोई मतलब किताब में नहीं है वो चीज़, कोशिश करूंगा मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा छोटी। तो आप अपने सुझाव जरूर लिख दीजिए। यू आर ऑलवेज वेलकम। धन्यवाद।